Hello student, welcome to the Bio War. I am your today's biology faculty Pratham Nigam. Let's together we explore the world of the biology. बेटा आज मैं आपकी बायोलॉजी की बुक के सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ एंड द चैप्टर इज योर लिविंग वर्ल्ड। हमको यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगी कि लिविंग वर्ल्ड से अगर मैं प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे देखूंगा तो करीब करीब 2 क्वेश्चन आते हैंगे। अगर बेटा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पहले आप कुछ ईयर में देखोगे तो करीब करीब 1 क्वेश्चन आए हुए होंगे और कुछ ईयर में एक आध 2 ईयर में ऐसा होगा कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं। पर मेनली बेटा हमको एक थिंग समझना पड़ेगी कि 2 क्वेश्चन आने की क्या दिखती है, हमको संभावना दिखती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे अब बेटा हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि हम इस चैप्टर की स्टडी कैसे करें या पूरे बायोलॉजी के चैप्टर की स्टडी कैसे करें। यू डज नॉट रिक्वायर द रेफरेंस बुक। बेटा आपको किसी भी रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बेटा हमेशा एक चीज याद रखना पड़ेगी कि आपको खुद को मार्मिकता में रखना पड़ेगा। वो कौन सी बुक के ऊपर, एनसीईआरटी की बुक के ऊपर और एज वेल एज आपको बेटा बायो वॉर के मॉड्यूल्स के ऊपर या फिर बायो वॉर के जो पीडीएफ जो नोट्स है जो ऐप में अवेलेबल है उसके ऊपर आपको मार्मिकता रख के चलना पड़ेगी। हालांकि बीच लेक्चर में मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा पर आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि लेक्चर देखते समय बेटा आपको आपके साथ में क्या रखना है, एनसीईआरटी बुक को रखना है और एक हैंड बुक को रखना है जिसमें आप अपने नोट्स को बना सको। बेटा जब मैं चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं एनसीईआरटी की पहली लाइन से इस चैप्टर को डिस्कस हम शुरू करते हैं कि जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे विल बी प्रेजेंट। क्या समझ में आ रहा है हमको कि वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट कि बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या प्रेजेंट दिख रही बेटा हमको वाइड रेंज प्रेजेंट दिख रही, मतलब बहुत सारे क्या दिख रहे बेटा हमको प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वाइड रेंज ऑफ लिविंग organism is present, or you can say that there will be the presence of the wide range of living types कि बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, wide range of living types प्रेजेंट है। पर इसी living types को और क्या बोल सकता हूँ, there will be the presence of the wide range of living forms कि बेटा क्या प्रेजेंट दिख रहा है हमको, wide range of living forms प्रेजेंट दिख रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं बेटा, there will be the presence of the wide range of living things कि बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, wide range of living things प्रेजेंट है। and they all of this और यू कैन से कि बेटा ये जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ये लाइफ को क्या बनाते हैं, अमेजिंग बनाते हैं। और यू कैन से कि बेटा लिविंग वर्ल्ड को क्या बनाते हैं, अमेजिंग बनाते हैं एज वेल एज वंडरफुल बनाते हैं। अरे जाहिर सी बात है भाई, इस दुनिया में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते तो क्या ये अर्थ जो है वो ब्यूटीफुल होता नहीं होता ना भाई। ट्रीज जो है इस अर्थ को ब्यूटीफुल बनाते, फ्लावर जो है वो भी क्या बनाते बेटा, अमेजिंग बनाते, वंडरफुल बनाते। तो जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग टाइप्स जो प्रेजेंट है, ये जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग फॉर्म जो प्रेजेंट है, ये जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग थिंग जो प्रेजेंट है क्या बना रहे, अमेजिंग बना रहे। तो एक चीज हमको अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और क्या बोल रहा हूँ, लिविंग टाइप्स बोल रहा हूँ। और इसी लिविंग टाइप्स को बेटा हम और क्या बोल रहे हैं, लिविंग फॉर्म्स बोल रहे हैं। और इसी को बेटा हम और क्या बोल रहे हैं, लिविंग। हालांकि अगर मैं यहाँ तक इतनी बात को समझ चुका हूँ तो एक चीज मेरे को अच्छे से समझ में आ रही है कि जो वाइड रेंज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर हम इनका नंबर देखें तो इट विल बी समथिंग समथिंग। अभी तक हमने जो नॉन जो कर रखे है बेटा, इट विल बी समथिंग समथिंग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की। बेटा इतनी मिलियन 17 से 18 लाख जो स्पीसीज है वो बेटा अभी तक क्या है, नॉन है। बट बेटा ये 17 से जो 18 लाख स्पीसीज है इन सबके एग्जांपल लिखना तो पॉसिबल नहीं बेटा, एग्जांपल लिखना पॉसिबल नहीं और इनके नाम याद रखना भी इम्पॉसिबल, इनकी स्टडी भी करना एक एक के इम्पॉसिबल। इसलिए बेटा हमने इन सबको क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। किसके बेसिस पे बेटा, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हमने इनको ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। और अभी मैं उसी ग्रुप को क्या बोल देता हूँ, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बोल देते बेटा हम, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जो सबसे हाईएस्ट जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उसको हम बोल देते हैं किंगडम। क्या बोल देते बेटा, किंगडम। ऐसे करके बेटा हमने 5 किंगडम को क्रिएट करा ऑन दी बेसिस ऑफ दी आर.एच. विटेकर की। बेटा सर जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये जो लिविंग टाइप जो प्रेजेंट है जो वाइड रेंज में, उनको 5 किंगडम के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, जिससे उस हम स्टडी को क्या कर सके, इजियर कर सके। और किस बिहाफ पे करा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज और
सिमिलरिटी। तो बेटा हमने जो पहली किंगडम जो बताई इट इज द किंगडम मोनेरा। क्या बताई बेटा उन्होंने? किंगडम मोनेरा। कि बेटा कुछ जो ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते होंगे? किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते होंगे। फिर बेटा कुछ जो लिविंग टाइप है इट विल बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। कि किससे बिलोंग करते होंगे? किंगडम प्रोटिस्टा से। किंगडम मोनेरा में मेरे तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते। कौन प्रेजेंट होते बच्चा? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते। फिर दूसरी किंगडम कौन सी दिख रही है हमको? किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरी बेटा आर एच विटेकर सर ने हमारे सामने एक किंगडम बनाई। इस किंगडम को मैंने क्या बोल दिया? किंगडम फंजाई। क्या बोला बेटा हमने? किंगडम फंजाई। फोर्थ थिंग हमको ये समझ में आई कि उन्होंने जो फोर्थ किंगडम जो बनाई उस किंगडम को उन्होंने क्या नाम दिया? किंगडम प्लांटी। क्या नाम दिया बच्चा उन्होंने? किंगडम प्लांटी। और जो लास्ट जो आर एच विटेकर सर ने जो किंगडम बनाई एंड दैट किंगडम इज योर किंगडम एनिमेलिया। तो हमको यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में एक चीज समझ में आई कि ये जो पांचों किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो अभी तक नॉन है, यही बेटा क्या कर रहे हैं? इस प्लेनेट अर्थ को, इस लिविंग वर्ल्ड को क्या बनाते हैं? वंडरफुल बनाते हैं। तो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये जिस प्लेस पे लिव करते हैं, द एरिया वेयर दे लिव एंड द प्लेस वेयर दे लिव एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द हैबिटेट। कि जहां बेटा ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस प्लेस को बेटा हम क्या बोल देते हैं? habitat. The organism where they live, or you can say the living individual, the live that area, or you can say that place is called as the habitat. बेटा हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारा एड्रेस, वैसे बेटा ये जहाँ पे रहते होंगे उस जगह को मैंने बोला हैबिटेट, और उसी को बेटा और क्या बोल सकता हूँ मैं? छोटे से फॉर्म में एड्रेस। क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द हैबिटेट। तो बेटा कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते होंगे? लैंड पे रहते होंगे। और कुछ जो है वो कहाँ रहते होंगे? वाटर में रहते होंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं उस हैबिटेट को क्या बोल देता हूँ बेटा मैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या बोल देता हूँ बेटा मैं उस हैबिटेट को? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा हैबिटेट हुआ? वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द लैंड। कि बेटा जहां पे ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते? लैंड पे रहते। उस हैबिटेट को बेटा हम क्या बोल देते? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बेटा कौन से ऑर्गेनिज्म रहते? अरे हम खुद रहते मेरा बच्चा। ह्यूमंस जो है वो कहाँ पे रहते? लैंड पे रहते। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो हम यहाँ पे सेकंड हैबिटेट को देख रहे हैं एंड दैट हैबिटेट इज कॉल्ड एज द एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट मतलब जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते होंगे बेटा? वाटर में रहते होंगे। मतलब जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में लाइव करते हैं, उस हैबिटेट को क्या बोल देता हूं मैं? एक्वाटिक हैबिटेट। इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? तो फिशेस। क्या हो सकता है बेटा एग्जांपल? फिशेस। वही फिर हमको हमारी एनसीईआरटी बोलती है सेकंड लाइन में, जब आप पैराग्राफ को रीड कर रहे होंगे तो वहां पे लिखा होगा जो ऑर्गेनिज्म है दे विल बी आल्सो प्रेजेंट ऑन दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। कि बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कहां पे भी प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में। बट ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है, जो टर्म हमारे सामने आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे कि एनसीईआरटी हमको क्या बोल रही है कि जो ऑर्गेनिज्म है दे विल बी आल्सो लिव इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। तो बेटे क्या समझ में आया अभी तक हमको कि द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट विल बी प्रेजेंट एज वेल एज जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते उस जगह को बेटा हम क्या बोल देते हैं? हैबिटेट। और यू कैन से एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द हैबिटेट, और यू कैन से एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिव इज कॉल्ड एज द हैबिटेट। बेटा हैबिटेट कैसा हो सकता है? टेरेस्ट्रियल हो सकता है या तो फिर एक्वाटिक हो सकता है। बट फिर भी हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग टाइप जो है, दे विल बी आल्सो लिव इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। कि बेटे कहां पे भी रहते? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी रहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है दे आर दी हार्श इन्वायरमेंट। जहां पे बेटा इन्वायरमेंट कैसा होता होगा? हार्श होता होगा। या फिर मैं अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जहां इन्वायरमेंट कैसा होता होगा? अनफेवरेबल होता होगा। उस हैबिटेट को बेटा आप क्या बोल देते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
हैबिटेट, मतलब जहां पे लाइफ फेवर नहीं कर सकती, जहां पे लाइफ फेवरेबल नहीं है, वहां पे भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहे, प्रेजेंट दिख रहे। मतलब हार्श इन्वायरमेंट में भी लाइफ क्या दिख रही है बेटा, हमको प्रेजेंट दिख रही है। और यही तो बेटा लिविंग वर्ल्ड को क्या बनाती, अमेजिंग बनाती है, एज वेल एज क्या बनाती है, वंडरफुल बनाती है। अरे यही बात तो हमारी एनसीईआरटी हमको पहली लाइन में बोल रही है चैप्टर के। फिर बेटा अगर थोड़ा सा और आप देख रहे हो, अगर लाइफ को इस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सस्टेन करना है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में खुद को सस्टेन करना है, खुद को सरवाइव कराना है, तो ये खुद में क्या करेंगे बेटा, चेंजेस लाएंगे, वेरिएशन लाएंगे, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और उसी बात को बेटा मैंने क्या बोला, एडॉप्टेशन। तो बेटा एडॉप्टेशन की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहां पे प्रेजेंट दिखते बेटा हमको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में। कहां पे भी प्रेजेंट दिखते बेटा ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट का कोई ना कोई तो एग्जांपल होता होगा ना बच्चा। तो अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट का कोई पहला एग्जांपल लूंगा तो इट इज दी हॉट स्प्रिंग्स। क्या ले सकते बेटा हम, हॉट स्प्रिंग्स। बेटा जो हॉट स्प्रिंग्स होती है, यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है। इट विल बी समथिंग समथिंग मोर, यू कैन से मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस से भी मोर देन होता है। और ऐसी कंडीशन पे भी बेटा लाइफ सर्वाइव करती है। ऐसे एनवायरमेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट दिखते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बेटा इस हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होते होंगे, जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पे सरवाइव करने के लिए क्या शो करी होगी, एडॉप्टेशन शो करी होगी। और उसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ बेटा मैं, थर्मोफाइल्स। क्या लिखा दूंगा बेटा एग्जांपल, थर्मोफाइल्स। मतलब थर्मोफाइल्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो हम समझ जाएंगे ये वो बैक्टीरिया है जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर जाते हैं। फिर बेटा जब लाइफ को देखोगे आप तो वो तो लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाती है। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में, क्या बोला बेटा मैंने, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में। बेटा अगर कोल्ड माउंटेन्स को देखोगे वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, काफी लो होता है। तो उस काफी लो टेम्परेचर में भी लाइफ क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। जैसे पोलर रीजन पे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है, बट वहां पे भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। बिकॉज वो क्या शो कर रहे हैं, एडॉप्टेशन शो कर रहे हैं, जिससे वो इस अनफेवरेबल, इस हार्श इन्वायरमेंट में, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी क्या कर सके, सरवाइव कर सके। इसके लिए बेटा वो क्या शो करते हैं, एडॉप्टेशन। वैसे ही वहां पे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, बाद में हम पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में, तो वो अपनी स्किन के बीनीथ क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से एक फैट की लेयर का डिपोजिशन कर लेते हैं। इसको हम बल्बर भी बोलेंगे, बाद में ब्लबर बोलेंगे। एक फैट की लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं बीनीथ द स्किन, जिसकी वजह से ये जो फैट की जो लेयर होती है ये इंसुलेटर के जैसा एक्ट करती है। किसके जैसा एक्ट करती है मेरा बच्चा, इंसुलेटर के जैसा एक्ट करती है। और जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे से हीट का लॉस नहीं होता और ये हीट को बॉडी के इनसाइड क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। तो बेटा ये भी क्या हुई, एक तरीके की एडॉप्टेशन हुई, जिससे वो इस हार्श इन्वायरमेंट में भी क्या कर सके, सरवाइव कर सके। बेटा और कोई भी एग्जांपल हो सकता है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट के, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे क्या बोला बेटा मैंने, डेसिडुअस फॉरेस्ट। बेटा डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा लो होता है। और लो टेम्परेचर में भी लाइफ क्या करती है, सरवाइव करती है। तो बेटा अगर मैं और कोई एग्जांपल लूं तो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, डेजर्ट। क्या ले सकते हैं बेटा, डेजर्ट ले सकते हैं। डेजर्ट में बेटा टेम्परेचर क्या दिखता है आपको, बहुत ज्यादा हाई दिखता है। बट लाइफ तो यहाँ पे इस हाई टेम्परेचर में भी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। जैसे प्लांट क्या कर लेता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा डेफिनेटली लाइफ प्रोसेसेस में, कि जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो अपनी लीफ के ऊपर क्या कर लेते हैं, क्यूटिकल का डिपोजिशन कर लेते हैं। और लीफ को भी बेटा रिड्यूस कर लेते हैं स्पाइन के फॉर्म में, क्यूटिकल का डिपोजिशन कर लेते हैं। और स्टोमेटा क्या रखते हैं, दिन में क्लोज रखते हैं, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस नहीं हो सके और वो वाटर को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। वैसे ही बेटा कंगारू रेट क्या करता है कि अपने खुद के फैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ इस तरीके से भी ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहे होते हैं, एडॉप्टेशन शो कर रहे होते हैं। फिर बेटा लाइफ को अगर आप देखोगे तो दे विल बी आल्सो प्रेजेंट इन द डीप मराइन एनवायरनमेंट, मतलब ओशन में भी प्रेजेंट होती है। बोलोगे सर ये ओशन का एनवायरनमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट कैसे हो सकता है, हार्श कैसे हो सकता है? बेटा जैसे जैसे हम
डेप्थ में जा रहे होंगे, वैसे वैसे बेटा प्रेशर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। क्या बोला बेटा मैं, जैसे जैसे आप हम सी में ओशन में जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो जाहिर सी बात है दे विल बी आल्सो दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, कि बेटा ये भी कैसा हैबिटेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। और इस हैबिटेट में बेटा जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते, दे आर दी बेरोफाइल्स, कि बेटा वो कौन हुए, बेरोफाइल्स हुए। तो यही बेटा हमारी एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है कि जो लाइफ है वो वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो प्रेजेंट है, वो लाइफ को, इस लिविंग वर्ल्ड को क्या बना रहे, अमेजिंग बना रहे, और क्या बना रहे, वंडरफुल बना रहे। और साथों साथ हमारी एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग टाइप है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्श इन्वायरमेंट और यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी प्रेजेंट है। और वहां पे जो प्रेजेंट है उसके कुछ एग्जांपल भी हमको वहां पे लिखे हुए हैं। साथों साथ बेटा जब हम देखेंगे गैलोपिंग हॉर्स को, हॉर्स के जो हॉर्स होता है वो कैसे कूदते कूदते दौड़ता है ना इधर से उधर, तो वो भी क्या है, अमेजिंग दिखता है, वंडरफुल दिखता है। शार्कों को देखोगे तो वो अटैक कर रही होती, दे विल बी आल्सो दी वंडरफुल, वो भी क्या दिख रहा है बेटा हमको, वो वंडरफुल दिख रहा है। आई होप समझ रहे होंगे आपके, मैं एनसीईआरटी को क्लियर कट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर जो है, जो क्वेश्चन जो आते बेटा हमारी नीट एग्जामिनेशन में, वो एक चीज अच्छे से समझो कि 90% जो क्वेश्चन है वो कहां से आने वाला होता है बेटा, हमारी एनसीईआरटी से आने वाला होता है। तो हमको इस एनसीईआरटी को तो क्रिस्टल क्लियर रखना ही पड़ेगा। तो क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए बेटा एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। आप बेटा मल्टीपल बुक्स की तरफ मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ रुख करो, एनसीईआरटी की तरफ रुख करो। मल्टीपल बुक, हम मल्टीपल बुक पढ़ने में ही रह जाएंगे, रेफरेंस पढ़ने में रह जाएंगे, और हमारी जो एनसीईआरटी पे जो कमांड होना चाहिए वो तो रह ही जाएगी। एक बेटा जो क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आ रहे हैं आजकल नीट में एग्जाम में, वर्ड टू वर्ड आ रहे हैं एनसीईआरटी से, या तो लाइन टू लाइन आ रहे हैं, या इन बिटवीन दी सेंटेंस, कि बेटा एनसीईआरटी के इन बिटवीन दी सेंटेंस आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा आजकल एक्यूरेसी का भी जमाना आ गया, एनसीईआरटी के एक्यूरेसी भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मेट में आने वाला है, या तो फिर 10 इयर्स के हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमने इतना कर लिया तो हम इजीली बेटा नीट एग्जामिनेशन में 360 मार्क्स को गेट कर सकते हैं, फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी में फुल मार्क्स को भी गेट कर सकते हो। अभी मैंने आपको इतना समझाने की कोशिश करी है कि 1.72 to 1.8 मिलियन स्पीसीज थी, इनको एक एक की स्टडी करना, दे आर नॉट दी पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई हमने इनको क्या करा, ग्रुप्स के इनसाइड प्लेस करा और अलग अलग किंगडम को फॉर्म करा, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद हमने देखा लाइफ जो है वो हार्श इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो लाइफ है वो इस हार्श इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है, साथों साथ हमको एक और चीज समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रेजेंट है, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, इट विल बी फॉर्म दी पॉपुलेशन, कि बेटा वो किसको फॉर्म करते हैं, पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं। तो क्या समझ में आया हमको, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में या एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ दी स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो क्या फॉर्म करेंगे, पॉपुलेशंस। क्या फॉर्म कर देंगे बच्चा, पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे। अभी हम उसी बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बेटा जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन हुई, जैसे केट की पॉपुलेशन हुई, डॉग की पॉपुलेशन हुई, ये जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट होती है, इट विल बी फॉर्म दी कम्युनिटी, कि बेटा वो किसको फॉर्म करती है, कम्युनिटी को फॉर्म करती है। तो मैंने बोला कि जो पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे बेटा ह्यूमंस प्रेजेंट है, ये भी ह्यूमंस है, ये भी ह्यूमंस है, तो जो पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रुप ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, और यू कैन से ये जो ऑल ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म जो बेटा यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इन सभी ऑर्गेनिज्म में मिलके क्या बनाएंगे, एक ह्यूमन की पॉपुलेशन। तो बेटा इंडिविजुअल से मिलके क्या बन जाती है, पॉपुलेशन बन जाती है। बेटा पॉपुलेशन में हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ ह्यूमन के स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन कैसी होती बेटा, मोनोस्पेसिफिक। कैसी होती बेटा ये, मोनोस्पेसिफिक। पर भाई इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक स्पीसीज तो हो नहीं सकती है, कैट की भी स्पीसीज होगी और डॉग की भी स्पीसीज होगी। तो ये सब पॉपुलेशन, जब सभी पॉपुलेशन अलग अलग पॉपुलेशन जब एग्रीगेट होती है पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो इट विल बी फॉर्म दी कम्युनिटी, कि बेटा वो किसको फॉर्म करती है, कम्युनिटी को फॉर्म करती है। मतलब कम्युनिटी में एक से ज्यादा स्पीसीज की पॉपुलेशन प्रेजेंट है,
तो इसीलिए बेटा कम्युनिटी को मैं क्या बोल दूंगा, पॉली स्पेसिफिक। क्या बोल दूंगा बेटा मैं इसको, पॉली स्पेसिफिक। कम्युनिटी को क्या बोल देंगे हम, पॉली स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन स्पीसीज प्रेजेंट, मोर देन वन स्पीसीज प्रेजेंट, इसलिए क्या बोला, पॉली स्पेसिफिक। मतलब पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे अगर मैं सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन को, सिर्फ ह्यूमन को कंसीडर करूंगा तो इनका ग्रुप क्या बना देगा, इनके इंडिविजुअल का पॉपुलेशन बना देगा। फिर अगर मैं अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे कैट के लिए, डॉग के लिए, ह्यूमन के लिए, पैरेट के लिए, तो इट विल बी फॉर्म दी कम्युनिटी। की बेटा क्या फॉर्म करेगी, कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी में ये जो ऑर्गेनिज्म है, जब ये इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ, मतलब ये जो बायोटिक जो कंपोनेंट है किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट के साथ। ये जो बायोटिक कंपोनेंट जो है, ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो इनके रिजल्टेंट की वजह से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग, एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट का, जिसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। क्या बोल देते हैं मेरे बच्चे, इसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। और बेटा इकोसिस्टम की स्टडी को क्या बोला मैंने, इकोसिस्टम की स्टडी को ही बेटा आप क्या बोल देते हो, इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, क्या बोला मैंने, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। उसी को बेटा आपने क्या बोल दिया, इकोलॉजी। की जो इकोसिस्टम की जो स्टडी है उसको मेरे बच्चों आप क्या बोल देते हो, इकोलॉजी। तो जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे, जैसे कि ह्यूमन के, उनने किसको फॉर्म करा, पॉपुलेशन को। फिर ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग इंडिविजुअल की जो पॉपुलेशन थी, उनने किसको फॉर्म करा, कम्युनिटी को। मतलब यहां तक किससे कंपोनेंट है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट। अरे मेरा बच्चा, बायोटिक वो जो लिविंग हो, ये सब किससे कंपोनेंट है बच्चा, बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट ने किसके साथ इंटरेक्ट करा, एक बायोटिक कंपोनेंट, जैसे प्लांट ने सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करा, हमने ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा, हमने वाटर का इंटेक करा, तो बेटा वाटर, एयर, सनलाइट मतलब लाइट, ऑल ऑफ द एबायोटिक। कि बेटा ये सब कैसे है, एबायोटिक है। तो मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है किसके साथ इंटरेक्ट करता, एक बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता, और उसके रिजल्टेंट की वजह से किसका फॉर्मेशन होता, एक सेल्फ सस्टेनेबल, एक सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट का, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम की स्टडी को ही बेटा हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। आई नो कि आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि सर ये लिविंग वर्ल्ड पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम से, पर कोई बात नहीं बेटा। अब मैं एनसीईआरटी के एक और डेफिनेशन का आपके सामने दोहराना चाहूंगा। जब हमने जहां पे इसी बात को रोका था, वही हमको एक चीज समझ में आ रही थी, द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। क्या बोला मैंने, द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। अब आपको थोड़ा सा इस लाइन को समझना पड़ेगा एनसीईआरटी की, कि द इकोलॉजिकल conflict and cooperation। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, the ecological conflict and cooperation among the member of the individual, or you can say among the member of individual of the population, or you can say community। कि बेटा कम्युनिटी और पॉपुलेशन के जो मेंबर के बीच में ये जो इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है बेटा, इकोलॉजिकल जो कॉपरेशन हो रहा है, इट डीपली सेंस द लाइफ। के बेटा किसको डीपली सेंस करा रहा है, लाइफ को सेंस करा रहा है। कौन बेटा, द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग द members of population। क्या बोला बेटा मैंने, among the members of population and community। कि बेटा जो कम्युनिटी और पॉपुलेशन के बीच के जो मेंबर्स है, इनके बीच में जो ये इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट और जो कॉपरेशन है, ये डिपली बेटा हमको किसको सेंस कराता, लाइफ को। बेटा चैप्टर के बिगिनर में ही मैं आपको समझा देता हूँ, लाइफ की कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि हम जब क्लास 10 में जब लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो हमने जब भी हमारे सामने मन में यही क्वेश्चन आता व्हाट इज लाइफ, तो वहां पे हमने बोला जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस को शो करता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ। बट फिर भी आप एक चीज अच्छे से समझना कि लाइफ की कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन अभी तक नॉन नहीं है। बट एनसीईआरटी हमको यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रही है, द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग दी members of। क्या बोला बेटा मैंने, among the members of population and among the members of community and the molecular traffic inside the cell, they will be deeply sense the
दे डीपली सेंस द लाइफ के बेटा किसको डीपली सेंस करा रहा है, लाइफ को सेंस करा रहा है। अब बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया पर हमको समझ में ही नहीं आया। बेटा इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट, इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट में इकोलॉजी वर्ड आया कहां से, इकोलॉजी से, इकोलॉजिकल वर्ड कहां से आया, इकोलॉजी से आया। बेटा इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में देखे अगर बायोटिक कंपोनेंट में देखे तो कम्युनिटी भी और पॉपुलेशन भी है। और बेटा जो मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं दो कम्युनिटी में, और जैसे पॉपुलेशन में जो मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं जैसे स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, तो हो सकता है बेटा दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या हो, बेनिफिटेड हो, दोनों ही क्या शो कर रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ एक लाइकेन का, कि ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, सबस्ट्रेटम दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये सबस्ट्रेटम दिख रहा है। इस सबस्ट्रेटम के ऊपर इस तरीके से देयर विल बी द अटैच्ड ऑफ द फंगस, के बेटा यहाँ पे हमको क्या प्रेजेंट दिख रही है, फंगस प्रेजेंट दिख रही है, फंजाई प्रेजेंट दिख रही है। ये फंजाई जो है ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगी, किसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वाटर और मिनरल को। और यहाँ पे एसोसिएशन शो कर रही है एल्गा के साथ, किसके साथ एसोसिएशन शो कर रही है, एल्गा के साथ, मतलब एलगी के साथ। एलगी बेटा सनलाइट को कैप्चर करके इट विल बी फॉर्म द फूड, और ये कुछ अमाउंट में जो फूड है किसको प्रोवाइड कर देगी, फंजाई को। मतलब स्पीसीज ए अगर मैं बोलूं एलगी है तो उसकी वजह से बेटा स्पीसीज बी जो फंजाई है वो क्या हुई बेटा, बेनिफिटेड हुई। क्या हुई बेटा, ये बेनिफिटेड हुई, इसे मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव। और बेटा अगर इसको फोटोसिंथेसिस करना है एल्गी को तो दे विल बी रिक्वायर्ड दी वाटर एंड मिनरल, और वो जो वाटर और जो मिनरल थे वो किसने प्रोवाइड कर दिए बेटा, फंजाई ने प्रोवाइड कर दिए। मतलब फंजाई की वजह से एल्गी भी क्या हुई बेटा, बेनिफिटेड हुई। और इसी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, म्यूचुअलिज्म। क्या बोल देते बेटा हम इसको, म्यूचुअलिज्म बोल देते। क्या बोल देता हूँ इसको, यहाँ पे बेटा जो इकोलॉजिकल जो कंफ्लिक्ट और जो कॉपरेशन, ये जो कॉपरेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग भी क्या होता है बेटा, म्यूचुअलिज्म। क्या मीनिंग होता है बेटा, म्यूचुअलिज्म। और जाहिर सी बात है बेटा पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, तो उनके मेंबर के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हो रहा होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो रहा होगा। हो सकता है कि दोनों जने किसी न किसी रिसोर्सेस के लिए, फूड के लिए या शेल्टर के लिए क्या कर रहे हो, कंपीट कर रहे हो एक दूसरे से। तो मतलब हो सकता है कि उन दो पॉपुलेशन के मेंबर के बीच में या कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन है उनके मेंबर के बीच में क्या हो रहा हो बेटा, कंपटीशन हो रहा हो। तो उसको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। और यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट जो वर्ड है इट कैन रिगार्डेड टू दी कॉम्पिटिशन। किससे रिगार्डेड है बेटा, कॉम्पिटिशन से रिगार्डेड है। जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली डीपली हमको किसके बारे में सेंस करा रही है बेटा, लाइफ के बारे में सेंस करा रही है। द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड इकोलॉजिकल कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल द डीपली सेंस द लाइफ। जो किसको सेंस कराता बेटा, हमको डीपली लाइफ को सेंस कराता। तो बेटा एनसीईआरटी का हमको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया है, तो हम हमारी एनसीईआरटी को थोड़ा सा टर्न ओवर करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, जहां पे बेटा इंडेक्स दिया होता है वहां पे हम इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम वहां पे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बेटा अगर मैं अर्लियर बारे में बात करूं, पुराने मतलब तौर तरीके पे देखे तो पहले बेटा जो सेंट्रल जो थीम हुआ करती थी, हम सेंटर थीम में सिर्फ ह्यूमन के फायदे के बारे में बात करते थे, और यू कैन से कि हमारी जो स्टडी होती थी वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग करते थे, जिसमें हम मेन जो वेटेज जो देते थे स्टडी के टाइम पे, मेन जो हम जो सेंटर थीम जो देते थे बेटा वो किसको देखते थे, ह्यूमन को देखते थे। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करते होंगे, ह्यूमन के बारे में ही स्टडी करते होंगे। हमारी जो अप्रोच जो थी उसकी जो सेंटर जो थीम थी बेटा पहले वो क्या थी, ह्यूमंस थे। और बेटा इसी बात को बेटा मैं क्या बोल देता हूँ, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज। क्या बोल देते बेटा हम इसी बात को, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। कि बेटा हमारी जो प्रोग्रेस जो थी नॉलेज की वो हम पहले सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में करते थे, ह्यूमंस के बारे में। हमारी जो सेंटर जो थीम रहती थी बेटा स्टडी की उसको वो किसके बिहाफ पे रहती थी बेटा, सिर्फ और सिर्फ
ह्यूमंस के बिहाफ पर रहती थी। और इसी बात को बेटा मैंने क्या बोल दिया, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, की जितनी भी हम स्टडी करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में करेंगे, ह्यूमन के बारे में। बट बेटा ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था ये उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, क्योंकि अगर मैं अर्थ पे देखूं तो और भी लाइफ जो है वो प्रेजेंट है और उन्हीं की वजह से बेटा अर्थ चल भी रहा है। अगर बेटा सॉइल में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को गेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट टेक नहीं कर सकता। प्लांट जो है बेटा वो रूट से एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, और बेटा उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है, नाइट्रोजन को जो फिक्स करने का जो काम है वो बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। तो मतलब अगर हम उनकी स्टडी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हमारा जो साइंस है वो कम प्रोग्रेसिव होगा। मतलब अगर मैं सिर्फ ह्यूमन की स्टडी कर रहा हूं तो दे आर दी नॉट प्रोग्रेसिव, कि बेटा वो उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होगी। इसलिए बेटा हमने क्या करा, अप्रोच करी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तरफ। किसकी तरफ अप्रोच करा बेटा हमने, सभी के सभी पूरे लाइफ की स्टडी की तरफ हमने अप्रोच करा। और उस व्यू को बेटा हम क्या बोल देते हैं, बायोसेंट्रिक व्यू। क्या बोल देते हैं बेटा हम, बायोसेंट्रिक व्यू। बेटा हमारे सामने वर्ड आ रहा है बायो, क्या वर्ड आ रहा है बेटा हमारे सामने, बायो। बायो वर्ड इट कैन रिगार्डेड टू द लाइफ, कि बेटा किससे रिगार्डेड है, ये लाइफ से रिगार्डेड है। और लॉजी जो वर्ड इट कैन रिगार्डेड टू द स्टडी, किससे रिगार्डेड है बेटा, स्टडी से रिगार्डेड है। एंड स्टडी ऑफ द बायोलॉजी इज कॉल्ड, सॉरी स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। कि बेटा लाइफ की स्टडी को ही बेटा हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजी बोल देते हैं। तो आज हमको एक चीज क्लियर हो रही है। और यहाँ पे बेटा हम सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसीलिए बेटा इस व्यू को क्या बोल दिया मैंने, बायोसेंट्रिक व्यू। क्योंकि कौन सा वर्ड आया, बायो। बायो का मीनिंग क्या होता है, लाइफ। एक्चुअली बेटा जो बायो जो वर्ड है इट कैन अराइजेस फ्रॉम द बायोस। किससे अराइज हुआ बेटा, बायोस से। और बायोस का मीनिंग क्या होता है, लाइफ। सेम बेटा लॉजी जो वर्ड इट कैन अराइजेस फ्रॉम द लोगस। और लोगस का मीनिंग क्या होता है, स्टडी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखा है, द स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। हमने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से प्रोग्रेसिव वे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करी, और जिसमें हम पूरी की पूरी लाइफ की क्या करने लग गए, स्टडी करने लग गए। बट अर्लियर बेटा हमारे जो मेन थीम जो होती थी, जो सेंटर जो होता था बेटा, हम किसको रखते थे, ह्यूमन को रखते थे। एंड देन बेटा धीरे धीरे हमने हमारे अप्रोचेस को चेंज करा, जिससे हम स्टडी को इजियर कर सके, एज वेल एज क्या कर सके बेटा, प्रोग्रेसिव कर सके। तो हमने बेटा बायोटिक के साथ साथ अब बायोटिक की भी स्टडी करना शुरू कर दी। किसकी स्टडी करना शुरू कर दी बेटा, बायोटिक के साथ साथ एक बायोटिक कंपोनेंट की भी स्टडी करना शुरू कर दी। और आप सब जने जानते हो कि जब बायोटिक और अब बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चा, सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट का। और उसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। तो इस अप्रोच को बेटा मैं क्या बोल दूंगा, इकोसेंट्रिक व्यू। क्या बोल देंगे बेटा हम इसको, इकोसेंट्रिक व्यू। क्या बोल दोगे बच्चा इसको आप, इकोसेंट्रिक व्यू। तो हमको जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो हम इस चैप्टर के कहीं ना कहीं एक तह तक पहुंच रहे हैं। तो हमने उस इंडेक्स को भी रीड करने की कोशिश करी, वहां पे हमको थोड़ी बहुत बातें तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होगी। अब कभी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू आया तो आप समझ जाएंगे कि हमारी जो अर्लियर जो स्टडी जो थी, उसकी जो अप्रोच थी, उसमें बेटा मेन थीम हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर में बेटा किसको कंसिडर कर रहे थे, ह्यूमन को कंसिडर कर रहे थे। हमारी जो अप्रोच थी, हमारी जो स्टडी थी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे थे, ह्यूमन की कर रहे थे। और उसी व्यू को बेटा क्या बोल दिया हमने, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। बट ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है बेटा हमारा, ये उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था। इसीलिए हमने किसको कंसीडर करा, फिर पूरी लाइफ की स्टडी करना कंसीडर करी, और उसको क्या बोल दिया हमने, बायोसेंट्रिक व्यू। और बायोसेंट्रिक व्यू से भी ज्यादा जो प्रोग्रेसिव है वो कौन है बेटा, इकोसेंट्रिक व्यू। वो कौन सा व्यू है बेटा हमारा, इकोसेंट्रिक व्यू, जिसमें हम बायोटिक के साथ साथ किसकी स्टडी करते हैं, अब बायोटिक की भी। किसकी स्टडी करते हैं बेटा हम, अब बायोटिक की भी। एक्चुअल जो बेटा फादर ऑफ जो बायोलॉजी है, इट इज दी एरिस्टोटल। की बेटा वो कौन है हमारे, सर एरिस्टोटल। तो सर एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ द बायोलॉजी। किसी ने बेटा आपसे पूछा कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, क्या पूछा बेटा आपसे किसी ने, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो अगेन बेटा आंसर क्या आएगा, एरिस्टोटल। पर फिर बेटा क्वेश्चन पलट के आया और आपसे पूछा गया हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो आप क्या बोलोगे, थियोफ्रास्टस। क्या बोल दोगे बेटा, थियोफ्रास्टस।
अभी थोड़ा और हम इस बारे में स्टडी करेंगे, पर अभी हमको एक चीज समझ में आ गई कि लाइफ की स्टडी को ही सबने क्या बोल दिया बेटा, बायोलॉजी। क्या बोल दिया बेटा, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के फादर कौन बताया मैंने, एरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर कौन बताया बेटा मैंने, एरिस्टोटल। बट मैंने बॉटनी के फादर आपको कौन बताया, थियोफ्रास्टस। कौन बताया बेटा हमने, थियोफ्रास्टस। बेटा जो ग्रुप ऑफ दी जो इंडिविजुअल होते हैं, क्या बोला मैंने, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। क्या बोला बच्चा मैंने, एक बार और बोलना, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दी सेम कैरेक्टर। अभी थोड़ा सा और हम स्टडी को, थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को अच्छा करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। थोड़ा ध्यान से आप समझना, मैं अर्नस्ट मेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का पेज पकड़ लीजिए, एक बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट का फोटो आएगा। हम उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम क्या है बेटा, अर्नस्ट मेयर। क्या नाम है बेटा, अर्नस्ट मेयर। तो इन्होंने बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था। क्या दिया था बेटा हमको, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो बेटा जो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कंसेप्ट था, इट विल बी गिवन बाय द अर्नस्ट मेयर। किसने दिया था बेटा, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। बेटा जो टर्म जो स्पीसीज है, इट शुड बी गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉन रे। किसी ने पूछा कि टर्म जो स्पीसीज है वो किसने दी थी, तो आप बता दोगे कि ये टर्म जो है ये सर किसने दी थी बेटा, जॉन ने दी थी। किसने दी थी बेटा, सर जॉन ने दी थी। अरे ऐसा तो नहीं बोलोगे बच्चा कि सर अर्नस्ट मेयर ने दी, नहीं बोलना बेटा, किसने दी थी, सर जॉन रे ने दी थी। तो टर्म जो स्पीसीज है, इट विल बी गिवन बाय दी जॉन रे। किसने दी बेटा, जॉन रे। या अगर मैं आपके सामने एक स्पीसीज का डेफिनेशन लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। क्या बोल दिया बेटा मैंने, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से इंडिविजुअल, और यू कैन से इंडिविजुअल विथ सिमिलर। और क्या बोलना बेटा साथ में, विथ सिमिलर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली बात क्या लिखी, जो ग्रुप ऑफ जो क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं के बेटा ग्रुप को आप क्या बोल देते हो, स्पीसीज बोल देते हो। बट साथ में क्या याद रखना है, विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। क्या बोलोगे बेटा, विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर एज वेल एज विथ सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर। के बेटा उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी कैसे होना चाहिए, उन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होना चाहिए। साथों साथ बेटा एनाटॉमिकल फीचर भी कैसे होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। एक और चीज और याद रखना पड़ेगी बेटा कि जो साइटोलॉजिकल जो फीचर है वो भी कैसे होना चाहिए, सिमिलर। बेटा अगर मैं आपको और मैं खुद को देखूंगा तो हमारे बेटा मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमको सिमिलर दिखते हैं, 2061 2061। बेटा इंडियन एनाटॉमिकल फीचर हुआ एज वेल एज बेटा हमारा जो अपीयरेंस है वो भी कैसा होता है, सिमिलर ही होता है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी क्या होगा, सिमिलर हो। इसीलिए बेटा हम किससे बिलोंग करते हैं, एक सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। और हमारी जो स्पीसीज जो है दे आर दी होमो सेपियंस। कौन सी है बेटा, वो होमो सेपियंस। तो मैंने बोला ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल विद सिमिलर morphological feature as well as anatomical feature as well as cytological feature, और fourth thing and the last one biochemical feature। और कौन सा फीचर भी सिमिलर होना चाहिए बेटा हमारा, बायोकेमिकल फीचर्स भी सिमिलर होना चाहिए, तब जाके बेटा मैं ऑर्गन को क्या बोलूंगा, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, विद सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर, विद सिमिलर साइटोलॉजिकल फीचर, विद सिमिलर बायोकेमिकल फीचर। जब आपको इतनी बात क्लियर हो रही है तो हम इसके आगे एक और थिंग लिखेंगे, विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड। और साथों साथ बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग। कि बेटा वो फ्रीली क्या करना चाहिए, इंटरब्रीड करना चाहिए। और यू कैन से विच कैन बी फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि बेटा वो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बेटा टर्म जो स्पीसीज है, it will be coined by the scientist
जॉन रे, बेटा टर्म स्पीसीज किसने कॉइन करी? सर साइंटिस्ट जॉन रे ने कॉइन करी। और स्पीसीज की बेटा भी सबने आपको डेफिनेशन क्या बताई? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल with similar morphological feature, anatomical features, or you can say character, as well as cytological character, as well as biochemical character, and which can freely interbreed in nature, और वो freely interbreed in nature होना चाहिए, and it will be produced the fertile offspring, कि बेटा वो किसी offspring produce करे? fertile offspring, किसी offspring produce करना चाहिए बेटा वो fertile offspring, like this कि ये स्पीसीज ए है। क्या है बेटा? ये स्पीसीज ए है। जरा ध्यान से देखते हैं तो बेटा ये स्पीसीज ए के आपको क्या दिख रहे हैं? इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा? ये स्पीसीज ए के इंडिविजुअल्स। अरे मैंने यही तो बोला था, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, विथ सिमिलर anatomical feature, with similar cytological feature, with similar biochemical features, and they will be freely interbreed in nature। कि बेटा ये क्या शो करना चाहिए? freely interbreed, कि बेटा ये आपस में क्या कर सकते हैं? freely interbreed कर सकते हैं। और बेटा अगर ये freely interbreed करेंगे आपस में तो it can produce the fertile offspring, कि बेटा ये किसको प्रोड्यूस करेंगे? fertile offspring को। एक बार और एग्जांपल लेते हैं बेटा, स्पीसीज बी का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं बेटा हम? स्पीसीज बी का। तो प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, के बेटा किसको प्रोड्यूस करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ स्पीसीज बी का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं आपके सामने? स्पीसीज बी का। स्पीसीज बी के ये इंडिविजुअल है which can also freely interbreed in nature, कि बेटा ये भी क्या करेंगे? आपस में फ्रीली क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड। बेटा यही तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे हमारी स्पीसीज की डेफिनेशन में कि जो ग्रुप ऑफ जो क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, ये आपस में फ्रीली क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। और अगर बेटा ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो इट कैन बी प्रोड्यूस दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कि बेटा किसको प्रोड्यूस करेंगे? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे बेटा ह्यूमन जो है वो ह्यूमन के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है, और जब ह्यूमन ह्यूमन के साथ फ्रीली इंटरब्रीड करता है तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। वैसे बेटा जब डॉग डॉग के साथ इंटरब्रीड करता है, फ्री डॉग की स्पीसीज अलग है, ह्यूमन की स्पीसीज अलग है, हम अच्छे से पता है। तो डॉग डॉग के साथ फ्रीली इंटरब्रीड करता है तो इट कैन आल्सो प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कीट कीट के साथ करती तो बेटा इट कैन आल्सो प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो बेटा जब क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल है, ये जो ऑर्गेनिज्म जो है, ये आपस में क्या करते हैं बेटा? फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। और अगर ये फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो एक चीज समझ में आ रही है कि इनके बीच बेटा जीन एक्सचेंज की कैपेसिटी प्रेजेंट है। क्या बोला बेटा मैंने? कैपेसिटी टू दी एक्सचेंज दी जीन दे विल बी प्रेजेंट, or you can say the flow of the gene is present. Capacity to exchange of gene is present. बेटा जाहिर सी बात है, जीन मतलब सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जीन मतलब सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, मतलब फादर और मदर के जो गैमेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट विल बी कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल में क्या है? डीएनए है। और उस डीएनए के सीक्वेंस को क्या बोला? जीन। मतलब हमारे फादर और मदर के पास से उनका हमारे पास क्या आ रहा है? जीन आ रहा है, और से उनका डीएनए आ रहा है, उनका जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा मेकअप हो रहा है। तो मींस कि बेटा अगर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होंगे, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। मतलब उनमें बेटा जीन का एक्सचेंज हुआ है, मतलब जीन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी प्रेजेंट है। क्या बोला बेटा मैंने? कि उनमें जीन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी प्रेजेंट है। इसका ये मान लिया हमने मेल पेरेंट है, और ये बोला मैंने फीमेल पेरेंट है। दोनों ने बेटा हमने गैमेट्स बनाए, और इस गैमेट में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? हमारा क्या प्रेजेंट होगा? हमारा जेनेटिक मटेरियल। और अच्छे जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए है, और डीएनए के सीक्वेंस को क्या बोला? जीन। और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल फ्यूज कर गए होंगे, एंड इट विल बी लीड्स टू प्रोड्यूस टू दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और किसको प्रोड्यूस करा इन्होंने? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा। मतलब यहाँ पे बेटा कैपेसिटी टू एक्सचेंज ऑफ जीन इज
प्रेजेंट, बट किसके बिटवीन बेटा, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बिटवीन, क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते। किससे बिलोंग करते बेटा, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते। बेटा स्पीसीज की जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट जो था वो कौन सा बेटा, हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है बेटा स्पीसीज का, वो कौन सा बेटा, हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की। बेटा वो कौन सा कंसेप्ट है, हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है, और जो कैन से कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन जो थी स्पीसीज की, वो कौन सी थी बेटा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। बेटा जो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज जो कंसेप्ट जो है, इट विल बी गिवन बाय द 20th सेंचुरी डार्विन की। किसने दिया था बेटा, ये 20th सेंचुरी के डार्विन ने दिया था, जिनका नाम क्या है मेरा बच्चा, अर्नस्ट मेयर। क्या नाम है बेटा उनका नाम, अर्नस्ट मेयर। तो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज जो कंसेप्ट है, इट शुड बी गिवन बाय दी अर्नस्ट मेयर की। बेटा अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया कि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन जो है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है बेटा स्पीसीज का, वो किसने दिया था, आप क्या बोलोगे, अर्नस्ट मेयर ने दिया। और वो कौन सा है, तो आप क्या बोल दोगे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। क्या बोल दोगे बेटा आप, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इट इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी। किसके बेसिस पे दिया था बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी की। किसके बिहाफ पे दिया बेटा, ये रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी के बिहाफ पे दिया। किसके बिहाफ पे दिया गया बेटा, ये रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी के बिहाफ पे दिया गया। बेटा रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी को और क्या बोल सकता हूं मैं, इट विल बी बेस्ड ऑन द इंटरब्रीडिंग। किसके बिहाफ पे दिया गया बेटा, ये इट विल बी आल्सो बेस्ड ऑन द इंटरब्रीडिंग। मतलब रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी को ही क्या बोला मैंने, इंटरब्रीडिंग। क्या बोल दिया बेटा मैंने, इंटरब्रीडिंग। और यू कैन से it will be also based on the reproductive isolation। किसके बिहाफ पे दिया गया बेटा, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बिहाफ पे। यहाँ पे बेटा हमको एक थिंग समझना पड़ेगी। अंश मेयर ने बोला कि जो दो डिफरेंट स्पीसीज है, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। क्या बोला बेटा इन्होंने, टू डिफरेंट स्पीसीज आर reproductively isolated to different species are reproductively isolated। बेटा जो अलग अलग जो स्पीसीज है वो रिप्रोडक्टिवली कैसी होती है बेटा, आइसोलेटेड होती है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इन्होंने जो बायोलॉजिकल स्पीसीज जो कंसेप्ट था वो किस बिहाफ पे दिया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बिहाफ पे दिया। और क्या बोल सकते हैं हम, रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी के बिहाफ पे दिया। और हम क्या बोल सकते हैं कि किस बिहाफ पे दिया गया बेटा, ये इंटरब्रीडिंग के बिहाफ पे दिया गया। और इन्होंने क्या बोला कि जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल, दो जो डिफरेंट स्पीसीज है वो रिप्रोडक्टिवली क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। वो क्या होती है बेटा, आइसोलेटेड होती है। इनके कहने का मतलब था कि जो स्पीसीज ए है और जो स्पीसीज बी है, ये फ्रीली आपस में क्या नहीं कर सकते बेटा, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते। कि ये जो स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं डज नॉट मैट। क्या लिखा रहा हूं बेटा मैं, डज नॉट मैट, कि ये फ्रीली आपस में क्या नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ये जो स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, ये आपस में ही क्या कर सकते हैं बेटा, ये क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं बेटा, मैटिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। बट जो अलग अलग स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। मींस ये जो स्पीसीज होती है वो कैसी होती है बेटा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। कैसी होती है बेटा, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। उनका जो जीन का जो फ्लो है, जीन का जो एक्सचेंज है, वो अमंग दी इंडिविजुअल, वो क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल के बिटवीन ही होगा। मतलब स्पीसीज ए और स्पीसीज बी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही बेटा क्लोजली क्या है, सॉरी दोनों ही क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है according to the biological species concept, and that biological species concept is given by the Ernst Mayr। बेटा अर्नस्ट मेयर जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी थे। साथों साथ बेटा अर्नस्ट मेयर को एक टाइटल मिला था, उस टाइटल को मैंने क्या बोला, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एम्बराइटस। तो बेटा इनको ये टाइटल मिला था। ये जितनी भी लाइन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एनसीईआरटी से फ्रेम करके ही लाया हूँ, बिल्कुल उसी इंडेक्स से लाया हूँ जिस इंडेक्स पे आपको मैं छोटा यहाँ पे खूबसूरत से साइंटिस्ट का इमेज दी हुई है। और वो कौन है बेटा, हमारे सर अर्नस्ट मेयर है, जिन्होंने बेटा हमको कह दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था।
बेटा अंश मेयर का जो जन्म हुआ था, जो बॉर्न हुए थे वो 1904 पे हुए थे और इनकी जो डेथ हुई थी 2004 में हुई थी। मतलब करीब करीब 100 ईयर क्या करे बेटा सर्वाइव करे इन्होंने। इनके 100 ईयर के बिटवीन क्या करी, स्टडी करी और इनने इनकी जो रिसर्च जो करी थी बेटा ऑर्निथोलॉजी पे करी थी, जियोग्राफी पे करी थी, इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना बेटा टेक्सोनॉमी पे भी करी थी, इवोल्यूशनरी पे, हिस्ट्री पे भी करी थी, मतलब इवोल्यूशन पे भी करी थी, सिस्टमैटिक्स पे भी करी थी, एज वेल एज हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पे भी इन्होंने रिसर्च करी थी। अल्टीमेटली बेटा इन्होंने क्या करा है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया। मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा स्पीसीज का जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट था वो कौन सा था बेटा, हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट था। और वो किसने दिया था बेटा, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। और अर्नस्ट मेयर को बेटा और क्या बोलते हैं हम, 20th सेंचुरी का डार्विन, 20th सेंचुरी डार्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या बोलते थे बेटा हम इनको, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी हम इनको बोलते हैं। जब इनको करस्पॉन्ड भी कहा जाता है। इनको बेटा थ्री प्राइज जो थे वो अवॉर्डेड हुए थे। कितने प्राइज अवॉर्डेड हुए थे बेटा, 3 प्राइज। ये भी हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फर्स्ट जो बेटा इनको जो प्राइज जो मिला था बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के लिए, तो दैट वन इज योर बाल्समैन प्राइज जो 1983 में दिया गया था। एंड इनको ऑल्सो बेटा और क्या दिया गया था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी वो 1994 में दिया गया था। इनको क्रैफोर्ड प्राइज भी दिया गया था बेटा 1999 में। ये तीनों जो प्राइज जो है इनको हम क्या रिगार्ड करते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या रिगार्ड कर देते बेटा इनको, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बेटा ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है, आपको ये बात याद रखना जरूरी है, एनसीईआरटी से फ्रेम हो रही है। मैंने आपको शुरू में बताया कि नेट एग्जामिनेशन में बेटा आपको याद रखना पड़ेगा 90% जो पेपर वो कैसा आ रहा है, लाइन टू लाइन आ रहा है एनसीईआरटी से, वर्ड टू वर्ड आ रहा है और इन बिटवीन द लाइन आ रहा है। हमको इन तीनों थिंग्स के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, रेडी होना पड़ेगा। हमको एनसीईआरटी को काफी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। बेटा जो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कंसेप्ट है इसके ड्रॉबैक्स भी है, साथ ही साथ हमको याद रखना पड़ेगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद सिमिलर morphological feature as well as with similar anatomical feature as well as with similar biochemical feature with similar cytological feature and which can be freely interbreed in nature and produce the fertile offspring is called the species। और term जो species है it will be coined by the scientist जॉन रे। और species का जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट था वो किसने दिया बेटा, हमको अर्नस्ट मेयर ने। और इनका कंसेप्ट किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। किसके बेसिस पे था बेटा, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे था, इंटरब्रीड के बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी के बेसिस पे। इनके कहने का मतलब था जो दो डिफरेंट स्पीसीज है वो रिप्रोडक्टिवली क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर सकती बेटा, मेट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती बेटा, मेट नहीं कर सकती। स्पीसीज कैसी होती है बेटा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। इनके मेंबर जो होते हैं, जो इंडिविजुअल जो होते हैं क्लोज रिलेटेड, वही आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। एंड इट कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये किसको प्रोड्यूस करेंगे बेटा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। पर बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के बेटा 3 ड्रॉबैक्स भी थे। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के 3 ड्रॉबैक्स भी थे। अब हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे होंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, इस बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के हम ड्रॉबैक्स को देख रहे हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे पहले ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पहले ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो हमको एक चीज समझ में आई है कि जो गुड मेजोरिटी ऑफ दी जो प्लांट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो गुड मेजोरिटी ऑफ दी जो प्लांट है, जो वास्ट वेराइटी ऑफ दी जो प्लांट जो है वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर गो नहीं जाते। वो किसके अंडर गोज नहीं जाते बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर गोज नहीं जाते हैं। तो गुड मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में, क्या बोला बेटा मैंने, गुड मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, अब्सेंट। क्या बोला बेटा मैंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या दिख रहा है बेटा हमको वहां पे, अब्सेंट। तो बेटा याद रखना माइनस का साइन जो है वो किससे रिगार्डेड, किसको इंडिकेट करता है, अब्सेंट को।
पॉजिटिव का जो साइन जब यूज करता हूँ, प्लस का साइन जो यूज करता हूँ, किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट को। कभी भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा जो गुड मेजोरिटी ऑफ दी जो प्लांट है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये जो गुड मेजोरिटी ऑफ दी जो प्लांट है वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर ही नहीं हुए। तो इट विल बी आल्सो दी ड्रॉबैक कि बेटा ये भी हमको क्या दिख रहा है? ड्रॉबैक दिख रहा है। दूसरी चीज हमको ये समझ में आ रही है कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है इट इज नॉट एप्लीकेबल और इट इज दी नॉन एप्लीकेबल टू दी बैक्टीरिया। कि बेटा बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या नहीं हो रहा है? एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बेटा वो मेनली सिंपली तो बेटा वो किसके किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है बेटा बैक्टीरिया हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मतलब बैक्टीरिया जो है वो तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, एज वेल एज हम बोल सकते हैं कि वो करस्पॉन्ड ही नहीं हुआ। इसीलिए बेटा हम जो बैक्टीरिया है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और वो मेनली किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कौन सी मेथड के थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? ये बाइनरी फिजन के थ्रू। इसीलिए बेटा जो इसीलिए हम बैक्टीरिया को क्या बोल देते हैं? नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्या बोल देते हैं बेटा हम? नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज है, तो आप समझ जाओगे ये उस स्पीसीज के बारे में पूछ रहा है जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में एप्लीकेबल नहीं हुआ। और वो कौन है बेटा? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया इज दी नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। कि बेटा बैक्टीरिया कैसे दिख रहे हैं हमको? नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो बेटा इनके कहने का मतलब था दो जो अलग अलग जो स्पीसीज है वो आपस में क्या नहीं कर सकती बेटा? इंटरब्रीड नहीं कर सकती, बट इंटरब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन बी प्रेजेंट। कि बेटा जो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है उनके बिटवीन तो इंटरब्रीडिंग प्रेजेंट। बेटा मैंने क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल नहीं बोला, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं बोला। मैंने आपके सामने जो थर्ड जो ड्रॉबैक जो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरब्रीडिंग। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? इंटरब्रीडिंग इज प्रेजेंट बिटवीन दी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। की बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बिटवीन भी इंटरब्रीडिंग जो है वो प्रेजेंट है। अब बोलोगे सर कोई एग्जाम्पल बताओ। क्या बोलोगे सर? कोई एग्जाम्पल बताओ। तो बेटा जब डंकी और हॉर्स क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? जब डंकी और हॉर्स, क्या बोल रहा हूँ बच्चा मैं? जो डंकी बेटा राइट साइड में, ये राइट साइड है। इधर बेटा हम जो करस्पॉन्ड करेंगे वो कौन होंगे? मेल होंगे। और जो लेफ्ट साइड में जो कंसीडर करेंगे उसे अरे भाई बार बार बोल देना लेडीज इज फर्स्ट, फीमेल इज फर्स्ट। हमने बोला उल्टा। दीदी बुरा नहीं लगाना इस बात का, दीदी बुरा मत लगाना। और मेरे भाइयों थोड़ा साथ में आके देखो। अरे खास बात समझो वॉरियर, हम सबको मार्क्स 360 अचीव करना है नीट में, और हम सबका सपना है और मेरा भी सपना है कि वॉरियर्स आप सब जने क्या बन सको? फ्यूचर डॉक्टर बन सको। और बेटा हमेशा याद रखना इतिहास में वही चर्चित हुआ है जो संघर्ष से चर्चित हुआ है। हमेशा याद रखना बेटा इतिहास में वही चर्चित हुआ जो किससे चर्चित हुआ है, किससे परिचित हुआ है बेटा? संघर्ष से परिचित हुआ। वही इतिहास में क्या हुआ बेटा? चर्चित हुआ। तो बेटा जब जब संघर्ष का मौका आए तो पीछे नहीं हटना और बोलना ये संघर्ष में तुझसे लड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा वही मुकाम है जिससे मुझको क्या मिलेगी? कामयाबी। तो वॉरियर आओ साथ में हम इस वॉर को क्या करें? बिगिन अप करें। और इस वॉर का नाम रख देते बायो वॉर, और जिसका मिशन क्या रहेगा? नेट 360। क्या मिशन रहेगा बेटा? नेट बायोलॉजी 360। तो बेटा जब डोंकी किसके साथ क्रॉस करता है? हॉर्स के साथ। तो देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बेटा यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी जिसको बेटा मैं क्या बोल दूंगा? म्यूल। क्या बोल दूंगा बेटा मैं? म्यूल। तो बेटा यहाँ पे नेचुरली क्या हुई बेटा? इंटरब्रीडिंग हुई। क्या बोला मैंने? नेचुरली इंटरब्रीड हुई। ये म्यूल जो है बोला खच्चर। म्यूल को और क्या बोल देते बेटा? खच्चर। हम जब वैष्णो देवी जाते हैं पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना, तो खच्चर होता है जो घोड़े जैसा दिख रहा होता है, एक्चुअल वो कौन होता है बेटा? म्यूल। पर बेटा एक चीज याद रखना, ये जो म्यूल जो है ये इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है बेटा? ये इनफर्टाइल होता है। और से कि स्टेराइल ऑफस्प्रिंग है। किसी ऑफस्प्रिंग दिखी बेटा आपको? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। तो मतलब दो अलग अलग स्पीसीज जब क्या करती है? आपस में मैट करती, इंटरब्रीड करती। तो बेटा यहाँ पे हमको कैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस दिख रही है? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। मतलब
डंकी और हॉर्स के क्रॉस से जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगी उसको बोला म्यूल। पर ये जो म्यूल जो खच्चर है कैसा दिख रहा है बेटा हमको, स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग। फिर बेटा अगर मैं मेल किसको करस्पॉन्ड कर लूँ, हॉर्स को, और डंकी किसको करस्पॉन्ड कर दूं बेटा, मेल फीमेल को, तो यहाँ पे बेटा हमको जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी उसको मैं बोल देता हूँ हीनी। क्या बोल देता हूँ बेटा मैं, हीनी। और ये जो हीनी भी जो है वो कैसी होती है बेटा, स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग। बेटा ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग है। क्या बोला बेटा मैंने, ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग है। इसको क्या बोल देंगे बेटा हम, इट शुड बी नेचुरल इंटरब्रीडिंग। मतलब ये हमारे इंटरफेरेंस से नहीं हुई है, हमने इस ब्रीडिंग को नहीं कराया है। बेटा कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टाइगर और लायन का। किसका ले सकते हैं बेटा हम, टाइगर और लायन का। बेटा जो टाइगर और लायन क्या करेंगे बेटा, आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इट विल बी प्रोड्यूस दी ऑफ स्प्रिंग। बेटा ये भी इंटरब्रीड करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, दोनों अलग अलग स्पीसीज भी इंटरब्रीड करके किसको प्रोड्यूस करेगी, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगी। और इस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोला मैंने, टाइगर। सेम बेटा यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल को रिवर्स कर देते हैं। जब लायन क्या करेगा बेटा, रिप्रोड्यूस करेगा, और इधर से लायन जो इंटरब्रीड करेगा बेटा किसके साथ, टाइगर के साथ। यहाँ पे लायन जो है वो मेल है और टाइगर जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, फीमेल। तो इट कैन प्रोड्यूस दी लाइगर। कि बेटा यहाँ पे ऑफ जो प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, लाइगर होगी। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना कि ये बेटा कैसी इंटरब्रीड हो रही है, कैप्टिव इंटरब्रीडिंग हो रही है। कैसी हो रही है बेटा, ये कैप्टिव इंटरब्रीडिंग। हमने इनको क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है जूलॉजिकल पार्क में। तो इस ब्रीडिंग को बेटा मैंने क्या बोल दिया, इंटरब्रीडिंग को कैप्टिव इंटरब्रीडिंग। और इनकी इंटरब्रीडिंग की वजह से जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है बेटा कैसी होती है, फर्टाइल होती है। कैसी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है बेटा, ये फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के हमको यहाँ पे तीनों क्या दिख रहे हैं बेटा, ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं। तो हमको एक चीज आज अच्छे से क्लियर हुई। हमने सबसे पहले क्या देखा, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन करा, एंड देन उसके बाद बेटा हम किधर की तरफ बिगन अप कर रहे होंगे। हमने बिगन अप करा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के बारे में, बायोसेंट्रिक व्यू के बारे में, एंड देन फिर हमने रीच करा बेटा अर्नस्ट मेयर के बारे में। और अर्नस्ट मेयर का बेटा आज हमने किसको डिस्कस करा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को डिस्कस करा। जब बेटा हमको इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो हमको एक चीज और समझ में आ रही है कि जो एनिमेट और इनएनिमेट मैटर, तो बेटा हमारे अराउंड में कितने मैटर दिख रहे हैं बेटा, हमको 2 मैटर दिख रहे हैं। मतलब हमारे अराउंड में बेटा एक तो लिविंग मैटर प्रेजेंट है और दूसरा हमको क्या समझ में आ रहा है, नॉन लिविंग मैटर भी प्रेजेंट है। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, हमारे अराउंड हमको क्या प्रेजेंट दिख रहे हैं, लिविंग मैटर भी प्रेजेंट दिख रहे हैं, एज वेल एज क्या प्रेजेंट दिख रहा है बेटा हमको, नॉन लिविंग मैटर भी प्रेजेंट दिख रहा है। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे अराउंड 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2 थिंग प्रेजेंट है, 2 एंटिटीज क्या दिख रही है बेटा हमको, प्रेजेंट दिख रही है। तो हमारे अराउंड, हमारे 3 अराउंडर्स हमको 2 एंटिटीज क्या दिख रही है बेटा, प्रेजेंट दिख रही है। एक एंटिटीज कैसी है बेटा, लिविंग है, और एक एंटिटी आपको कैसी दिख रही है, नॉन लिविंग। एक कैसी दिख रही है बेटा आपको, लिविंग, और एक एंटिटी आपको कैसी दिख रही है मेरे बच्चा, नॉन लिविंग। ये जो लिविंग एंटिटी है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये जो लिविंग एंटिटी है, इस लिविंग एंटिटी को हम और क्या बोल देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोल देते बेटा हम इसको, और बायोटिक। क्या बोल देते बेटा हम इसको, बायोटिक। तो लिविंग एंटिटी को मैंने और क्या बोल दिया, बायोटिक, और नॉन लिविंग एंटिटी को बेटा मैंने और क्या बोल दिया, बायोटिक। क्या बोल दिया बेटा मैंने इसको, बायोटिक। बेटा बायोटिक को और क्या बोल सकते हैं हम, इनएनिमेट मैटर। क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको, इनएनिमेट। क्या बोल सकते हो बेटा आप, इनएनिमेट। मतलब अगर कहीं इनएनिमेट लिखा हुआ आ गया तो हम समझ जाएंगे इनएनिमेट इज दी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और यू कैन से अ बायोटिक एंटिटी। और बेटा बायोटिक एंटिटी को हम और क्या बोल सकते हैं, एनिमेट। क्या बोल सकते हैं बेटा हम, एनिमेट। तो बेटा हमारे अराउंड तो एनिमेट भी है और इनएनिमेट भी है। हम अर्लियर इस बात को जानते थे, आज से नहीं, हमको बहुत टाइम पहले से इस बारे में नॉलेज थी कि हमारे अराउंड एक एनिमेट मैटर है और एक किसकी बेटा, इनएनिमेट है। एनिमेट किसको बोल रहा हूँ बेटा, मैं लिविंग को बोल रहा हूँ, और इनएनिमेट किसको बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग को बोल रहा हूँ, एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट को बोल रहा हूँ। और एनिमेट किसको बोल रहा हूँ, मैं बायोटिक कंपोनेंट को बोल रहा हूँ, और साथों साथ किसको बोल रहा हूँ, लिविंग कंपोनेंट को बोल रहा हूँ।
और बेटा इन दोनों के बिटवीन जो इंटरलिंक करता है दे आर दी वायरसेस। तो वायरसेस आर दी इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग। के बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन जो इंटरकनेक्टिंग लिंक है वो कौन हुए बेटा? वायरसेस। और यू कैन से वायरसेस आर दी connecting between, or you can say viruses are the connecting link between the animate and inanimate। के बेटा एनिमेट और इनएनिमेट के बिटवीन की क्या दिख रही है हमको? ये कनेक्टिंग लिंक। बेटा एनिमेट और इनएनिमेट के बिटवीन अगर लिविंग और नॉन लिविंग में लिखा हुआ आ जाएगा तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे भी बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमको यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई है तो हमको पहले से ही चीजें यहाँ पे समझ में आने लग गई है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। तो बेटा उम्मीद करूंगा मैं आपको आज के लेक्चर में काफी अच्छा कुछ गेन हुआ होगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्स के फर्स्ट पेज को डिस्कस करा है। उस पेज को आप जब टर्न ओवर करोगे तो आपको अंशमेर का फोटो मिलेगा, उस पेज को भी बेटा हमने डिस्कस करा है। एंड देन फिर बेटा हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ को भी क्या करा है, डिस्कस करा है। तो आपका काम बनता है कि आप इतने पेजेस को क्या करो, अंडरलाइन करो, एज वेल एज आप एक पे जाके यहाँ तक के क्वेश्चंस को एमसीक्यू होकर जो टीपीपी है उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करो। एंड थैंक यू फॉर watching my lecture. And warrior, please subscribe the my YouTube channel, and that channel is your bio war। कि बेटा bio